1970। ये शब्द हम सबने कई बार सुना है ना? पर इसकी असली कहानी क्या है? ये आया कहां से? आज हम उसी ऐतिहासिक संकट की परतों को खोलेंगे। ये कहानी है वक्त के खिलाफ एक दौड़ की, जिसने कश्मीर को एक खास दर्जा दिया। सोचिए जरा, 1947 में एक राजा का सिर्फ एक फैसला, और उसने एक ऐसे विवाद को जन्म दे दिया जिसने 70 सालों से भी ज्यादा तक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर बदल कर रख दी। आखिर हुआ क्या था? आइए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक राष्ट्र के चुनाव से। साल था 1947। अंग्रेज जा रहे थे, लेकिन पीछे छोड़ गए थे एक बिखरा हुआ उपमहाद्वीप, और सामने थी एक बहुत बड़ी चुनौती, सैकड़ों रियासतों को एक साथ लाना, जिनका अपना अपना भविष्य तय होना था। जरा सोचकर देखिए, 565 अलग अलग रियासतें, हर एक का अपना राजा, अपना शासन। भारत की आजादी के वक्त ये एक बहुत बड़ी पहेली थी, और इस पहेली को सुलझाने का जिम्मा उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने। वाकई इन्हीं की राजनीतिक समझ और लगन ने आज के भारत की नींव रखी। तो हर राजा के सामने 3 रास्ते थे। भारत में शामिल हो जाएं, या फिर नए बने पाकिस्तान का हिस्सा बने, या फिर अकेले रहकर आजादी का खतरा मोल लें। ज्यादातर ने तो फटाफट अपना फैसला सुना दिया, लेकिन कुछ रियासतें, खासकर कश्मीर, एक बहुत ही खतरनाक दुविधा में फंस गईं। यह सरदार पटेल की रणनीति देखिए, एकदम सीधी लेकिन बहुत असरदार। उन्होंने पेश किया विलय पत्र, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिससे राजा महाराजा आसानी से मना नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने अंदरूनी मामलों पर पूरा कंट्रोल मिल रहा था। उन्हें भारत को सिर्फ 3 चीजें सौंपनी थी: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। मतलब ये एक ऐसी डील थी जिसने भारत को एक करने का रास्ता साफ कर दिया। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, कश्मीर की दुविधा पर। देखिए, बाकी ज्यादातर रियासतों से कश्मीर का मामला बिल्कुल अलग था। वो 2 नए बने मुल्कों के बीच एक बहुत ही अजीब और मुश्किल सिचुएशन में फंसा हुआ था। इस दुविधा को ठीक से समझने के लिए जूनागढ़ का केस देखते हैं। वहां क्या था? शासक मुस्लिम था, लेकिन ज्यादातर आबादी हिंदू थी। अब कश्मीर को देखिए, यहां मामला एकदम उल्टा था। महाराजा हिंदू थे और आबादी में मुस्लिम ज्यादा थे। मतलब एक दूसरे की बिल्कुल आईने जैसी तस्वीर। और यही वो पेच था जो इस पूरे संघर्ष की जड़ में था। तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह एक बहुत ही मुश्किल कश्मकश में थे। अगर वो लोकतांत्रिक भारत के साथ जाते तो उनकी गद्दी, उनकी राजशाही खत्म हो सकती थी, और अगर वो एक मजहबी मुल्क पाकिस्तान के साथ जाते तो वो वहां एक बाहरी बनकर रह जाते। तो उनका सपना क्या था? उनका सपना था एक आजाद कश्मीर का। लेकिन वक्त उनके हाथ से तेजी से निकल रहा था, और इधर महाराजा ये सब सोच ही रहे थे कि महल के बाहर एक और बड़ी ताकत खड़ी हो रही थी। वो थे वहां के लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला। वो एक सेक्युलर आंदोलन चला रहे थे और महाराजा की हुकूमत के खिलाफ थे। वो नेहरू के करीबी थे और चाहते थे कि कश्मीर लोकतंत्र अपनाए और भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाए। इससे कश्मीर की अंदरूनी सियासत और भी ज्यादा उलझ गई थी। और फिर कहानी में आता है एक नाटकीय मोड़, आक्रमण और विलय। अब तक जो सिर्फ एक राजनीतिक खींचतान थी, वो अचानक एक खूनी संकट में बदल गई, और इस संकट ने एक फौरन फैसले के लिए मजबूर कर दिया। ये बात है अक्टूबर 1947 की। वक्त मानो तेजी से भागने लगा। 20 अक्टूबर को पाकिस्तान के समर्थन से कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो राजधानी श्रीनगर के दरवाजे तक पहुंच गए। 26 अक्टूबर को जब बारामूला शहर भी उनके कब्जे में चला गया, तो महाराजा हरि सिंह के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने दबाव में आकर भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। महाराजा उस वक्त कितने बेबस और हताश थे, इसका अंदाजा उनके अपने शब्दों से लगाया जा सकता है। 26 अक्टूबर की उस रात उन्होंने अपने एक सहयोगी से कहा, अगर मुझे सुबह यह खबर मिले कि भारतीय वायुसेना नहीं पहुंची है, तो तुम मुझे जगाना मत, तुम मुझे मेरे बिस्तर में ही गोली मार देना। सोचिए, ये जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। इसके बाद शुरू होता है युद्ध और यूनाइटेड नेशंस का दौर। विलय से कश्मीर तो बच गया, लेकिन इस एक कदम ने भारत और पाकिस्तान के बीच पहली सीधी जंग छेड़ दी। और अब ये मामला सिर्फ 2 देशों का नहीं रहा, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। तो 1948 में यूनाइटेड नेशंस बीच में आया और उसने 3 स्टेप का एक फॉर्मूला दिया। स्टेप 1, सीज फायर, यानी दोनों तरफ से लड़ाई बंद हो। स्टेप 2, पाकिस्तान अपनी फौज और कबायली लड़ाकों को पूरी तरह से हटाए।
और स्टेप 3, जब स्टेप 2 पूरा हो जाए तब जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट करवाया जाएगा ताकि कश्मीर के लोग खुद अपना भविष्य तय कर सकें। लेकिन वो जो दूसरा स्टेप था ना, वो कभी पूरा ही नहीं हो पाया और ये मसला दशकों तक वहीं का वहीं अटका रह गया। और हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा वादा भी शामिल था। प्रधानमंत्री नेहरू ने 1947 में ही दुनिया के सामने ये ऐलान किया था कि जैसे ही शांति लौटेगी, कश्मीर के लोगों को जनमत संग्रह से अपना भविष्य तय करने का हक दिया जाएगा। ये वो वादा था जिसकी गूंज इस मसले पर दशकों तक सुनाई देती रही। और इन सब घटनाओं का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक खास दर्जे का जन्म। विलय के इन अनोखे हालातों की वजह से ही कश्मीर के लिए एक बिल्कुल अलग संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई। तो सवाल ये उठता है कि कश्मीर को एक खास दर्जा मिला ही क्यों? इसकी 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, विलय के हालात जो एक हमले के बीच हुआ। दूसरी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन चुका था जिस पर यूएन की नजर थी और जनमत संग्रह का वादा था। और तीसरी वजह थी वो सीमित समझौता जिसमें सिर्फ 3 विषय ही भारत को सौंपे गए थे। इन्हीं असाधारण हालातों का जवाब था अनुच्छेद 370। इसे भारतीय संविधान में एक टेम्पररी यानी अस्थायी प्रावधान की तरह शामिल किया गया। इसका काम था विलय पत्र की शर्तों को कानूनी शक्ल देना। इसने जम्मू कश्मीर को काफी हद तक स्वायत्तता दी और राज्य के मामलों में भारतीय संसद की शक्तियों को सीमित कर दिया। तो ये थी कहानी एक अस्थायी अनुच्छेद की, जो एक मजबूरी और हताशा भरे फैसले से पैदा हुआ। एक ऐसी विरासत जो कई दशकों तक अनसुलझी रही। इसका भविष्य क्या होना था? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन शुरुआती घटनाओं के गहरे और लंबे असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।